इन लोगों ने उनको भी बुलाया था जिन लोगों ने बिहारियों को मैला ढोने वाला हैजा मलेरिया डेंगू कहा था। तो सब बिहारी याद रखे हुए, कुछ भूलेगा नहीं। और नीतीश जी ने बाद में यह भी कहा कि वो हम तो गए थे, उस लायक ही नहीं निकला। 65% से ज्यादा लोग जो मोदी जी को वोट नहीं देते हैं उनको नमक बोल रहे थे लोग। लेकिन इतना देर मनीष पांडे जी बोले एक शब्द मैनिफेस्टो पे क्या करेंगे, क्या इन्होंने किया है, जनता को क्या देंगे, एक शब्द नहीं बोले। 20 साल की निकम्मी सरकार जो है, चाहे वो डबल इंजन शो पर जो भुक्ति जी है आकर के जुमला देते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर भाग जाते हैं। ये बात सही था, लेकिन 2 बार जब वहां की चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, तो मुस्लिम डेटा कहानी मत सुनाइए, हमने डेटा बताया। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। बिहार में अब पूरी तरह से चुनावी चौसर बिछ चुकी है और फायर बैंड नेता से लेकर नामचीन नेता बिहारियों को आकर्षित करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। इस बार चुनाव में 2 मुद्दे सर चढ़कर बोल रहे हैं। पहला, नीतीश सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। राहुल गांधी ने आज तो सीधा सीधा आरोप भी मढ़ दिया है और यही नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है कि भाजपा इस रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लिए हुए। दूसरा, तेजस्वी ने बिहार के हर घर को नौकरी देने का ऐलान किया है, पर हर बिहारी पूछ रहा है कैसे देंगे नौकरी, क्योंकि यह तो बजट से बाहर का सवाल है। इसी पर हम एजेंडा में आज चर्चा करेंगे। चर्चा में पटना से आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश रंजन, हम के प्रवक्ता पिंटू रजक जी और भाजपा से प्रवक्ता मनीष पांडे जी होंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। पांडे जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आज राहुल गांधी बहुत तेजी से इस बात को कह रहे थे और उनकी बातों को डिटो कर रहे थे तेजस्वी जी कि पूरा भाजपा जो है रिमोट कंट्रोल से नीतीश सरकार चला रही है। इसमें कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं? मुझे लगता है, देखिए, सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को देश कितना सीरियस लेता है। हाँ, यह एक विषय तो हमेशा बना ही रहता है जी। और बिहार के चुनाव में बिहार के लोग जो राजनीतिक रूप से ऑलरेडी बड़े स्किल्ड होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं पॉलिटिकल या आईक्यू में, वो कितना सीरियस लेंगे यह भी एक विषय। ठीक बात है। लेकिन राहुल गांधी अब भूल गए जिस नीतीश कुमार के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं। भाई, अभी 1 साल पहले 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था, चुनाव के समय में यही नीतीश कुमार ने अलग हटकर महागठबंधन की पैदाइश में सहयोग किया था। जब इन लोगों ने यूपीए का श्राद्ध कर्म कंप्लीट करके महागठबंधन का गठन किया था, तो उसके कौन थे प्रणेता, जन्मदाता कौन थे? नीतीश कुमार थे ना। जी जी, है ना। और आखिर में कल तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को जो है डंप कर दिया गया है, उनको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया जी। तो भाई ऐसा है कि जब नीतीश कुमार आपके पास गए थे राहुल गांधी, तो आपके पास तो कोई योग्य व्यक्ति टिकता नहीं है। अब देखिए, कोई एक उदाहरण है नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके जतिन प्रसाद से लेके ऐसे कांग्रेस के कई होनहार युवा चेहरा जो कांग्रेस छोड़कर यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद भी जो होनहार लोग थे, सब इनके उसके कारण छोड़ दिए कांग्रेस। तो राहुल गांधी को तो कोई योग्य व्यक्ति दिखता नहीं है और उसी का असर लहर थोड़ा सा तेजस्वी पर भी पड़ गया है। तो नीतीश जी तो वहां से लौट के है ना हम लोगों के पास। अगर आप इज्जत किए होते, नीतीश को अधिकारी बनाने के लिए तैयार थे तेजस्वी यादव को। नीतीश जी ने कहा भी था और नीतीश जी ने बाद में यह भी कहा कि वो हम तो गए थे, उस लायक ही नहीं निकला। तो जो नालायक लोग हैं, जो उत्तराधिकारी नहीं बन पाए, नहीं बन सके, आज वो अपनी कुंठा निकाल रहे हैं बिहार की धरती पर आकर। लेकिन एक बात मैं बता दूं राजेश जी, चलते चलते जी, कि देखिए, बिहार के लोग नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करते हैं।
हाँ। बहुत सम्मान करते हैं और उतना ही प्यार नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। बिहार की धरती पर आकर चाहे वह कोई भी हो, कम से कम नीतीश जी के बारे में कुछ बोले या बिहार वासी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों ने मोदी जी की मां को भी गाली दिलवाने का काम किया था। देखिए, ये सब हिसाब किताब जोड़ के रखे हुए हैं बिहार के लोग, हाँ। ये सब बदला लेंगे। और हाँ। इन लोगों ने उनको भी बुलाया था जिन लोगों ने बिहारियों को मैला ढोने वाला, हैजा, मलेरिया, डेंगू कहा था। तो सब बिहारी याद रखे हुए, कुछ भूलेगा नहीं। समय आने दीजिए ना, चुन चुन के बदला लेगा। ठीक बात है। समय तो 6 और 11 को आएगा, नवंबर को आएगा। तो मुझे लगता है मनीष जी आप मौजूद रहिए, मैं पिंटू जी से जरा ओपनिंग रिमार्क्स लेता हूं। पिंटू जी, बार बार तेजस्वी जी 3 दिन से कह रहे हैं एनडीए अपना सीएम चेहरा बताए, सीएम चेहरा बताए, बार बार कह रहे हैं। आज भी ये बात कही गई, लेकिन आज अमित शाह जी ने एक साफ क्लियर कट मैसेज दिया है, पीएम और सीएम की पोस्ट पर वैकेंसी अब नहीं है। लेकिन इसके बाद काउंटर तेजस्वी जी ने फिर कहा कि यह गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, सीधे सीधे क्यों नहीं भाजपा बता रही है कि सीएम नीतीश जी बनेंगे या नहीं बनेंगे? पिंटू जी। शायद आपकी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए उसको, अनम्यूट कर दीजिए ऑडियो। ऑडियो की प्रॉब्लम लग रही है। हेलो मनीष सर, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। जी जी बोलिए। मतलब वो सीएम चेहरे को लेकर जो संशय था, जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था, उस पर आज उसका आज पटाक्षेप शाह साहब ने कर दिया है। देखिए राजेश जी, ऐसा है कि यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। हाँ। मतलब बिहार का, मतलब बिहार के विपक्ष का, जो विपक्ष है उसका, क्या चुनाव में जहां उसको विकास को मुद्दा बनाना चाहिए था, हाँ, वहां आज वह मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको मुद्दा बना रहा है। और यह क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि विकास की बात करेंगे तो उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ जाएगी। विकास तो इन लोगों ने किया नहीं, तो विकास को यह मुद्दा बनाना ही नहीं चाहते, यह चेहरे को मुद्दा बनाना चाहते हैं। और अब चेहरे में अब क्या, अमित शाह जी ने अब क्या बोला कि ना तो प्रधानमंत्री की वैकेंसी है और ना ही मुख्यमंत्री की वैकेंसी है। तो अब इसके बाद बचा क्या है? अब शैली तो जंगल राज वाली शैली जो होती है, जो जंगल राज वाले भाषा बोलते हैं, या जंगल राज की बात मैं छोड़ दूं तो बोलने की अपनी अपनी कला है सबकी, सब लोग अपने अपने स्किल से बोलते हैं। तो यह कोई जरूरी नहीं कि राजद और कांग्रेस की जो जुबान है हम उसी जुबान में बात करें। लेकिन एक बात मैं राजेश जी जरूर कहना चाहूंगा, ये जो लोग आज की तारीख में यह सवाल कहते हैं कि अमित शाह जी ने नाम क्यों नहीं लिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महागठबंधन में जितने दल हैं, तो यह प्रण पत्र सिर्फ तेजस्वी का, सरकार सिर्फ तेजस्वी का, यह जो नारे लग रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार, तो महागठबंधन का सरकार नहीं बनेगा क्या? क्योंकि जो तेजस्वी यादव हैं, उनकी पार्टी आरजेडी बिहार में बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे ज्यादा विधानसभा का चुनाव लड़ रही है जी, उससे ज्यादा विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। तो क्या तेजस्वी यादव, हालांकि ऐसा होना नहीं है, भूतो न भविष्यति, लेकिन उनके मन में क्या यही चल रहा है क्या कि हमारी अकेले की सरकार बनेगी अब की बार तेजस्वी सरकार? इन्होंने जो इतना जो तू चपाड़ हुआ, इतना तू तड़ाक हुआ, ये इसीलिए हुआ ना कि हम 127 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और उनके मन में यही है, स्लोगन भी यही दिया जा रहा है कि अब की बार तेजस्वी क्यों, अब की बार महागठबंधन की सरकार क्यों नहीं जी, तेजस्वी प्रण क्यों, राहुल प्रण क्यों नहीं, हाँ, महागठबंधन प्रण क्यों नहीं? मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो एक गठबंधन ऐसा है जिसमें 5 पांडव हैं और उनका संकल्प एक ही है कि जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे, चाहे आपस में कोई भी त्याग करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी पर चली जाए। पिछली बार 2020 के चुनाव में क्या हुआ था? जेडीयू को कम सीटें आई थी, फिर भी भाजपा ने त्याग किया और कहा कि नहीं नहीं मुख्यमंत्री आप रहेंगे। क्यों? भाजपा ने क्यों कहा? क्योंकि जंगल राज की वापसी बिहार में दोबारा ना हो पाए।
एक तरफ 5 पांडव है, दूसरे तरफ कौरवों की संख्या है, जो जो धर्म युद्ध को हारने वाले लोग हैं। अब यह इनमें गुत्थम बुद्धि है भाई। राहुल के 5 प्रण हो सकते थे, महागठबंधन के प्रण हो सकते थे, जी या तेजस्वी यादव के प्रण जो है, तेजस्वी यादव 420 चार्जशीट है ना, तो इनका प्रण तो जनता यही समझे, नौकरी दो और जमीन लिखवाओ, नौकरी दो और जमीन लिखवाओ। तेजस्वी यादव का प्रण क्या हो सकता है, अभी अच्छी तरह जान रहे हैं। यह राजनीतिक भूल मैं कहूं कि तो है, भूल है, कहीं का नहीं कर सकते कि इसमें प्रण लाया है। और तेजस्वी को बिहार में जानते हैं कि फ्रॉड 420 के आरोप है, चार्जशीटेड है, इसलिए वाला नहीं। और जहां तक नौकरी का सवाल है, राजेश जी, मैं 30-40 सेकंड और आपका ले लेता हूँ। हाँ हाँ मैंने फ्रॉड इसीलिए कहा कि अगर नौकरी देने के राजेश जी राजद के प्रवक्ता जुड़े हुए और बड़े विद्वान प्रवक्ता है, वो अच्छा मैंने आप बात पांडे जी आपके सवालों का जवाब भी ले लेते हैं। आप मुझे लगता है डॉक्टर साहब काउंटर करेंगे आपको। जी राजेश जी, जी उसके बाद मैं उनका इकट्ठे जवाब सुन लूंगा। हाँ हाँ विद्वान प्रवक्ता है, मैं इनको सुनता हूँ। जी देखिए तेजस्वी सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी बात है। तो एक मन में मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा है या जानने की कि जब जी। आप जो क्या जो आवाज पांडे जी पांडे जी आपकी नेट की प्रॉब्लम लग रही है, कुछ आवाज आपकी कट के आ रही है। मैं डॉक्टर राकेश सर से सवाल का जवाब ले लेता हूं। राकेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राकेश जी आ रही है, आ रही है। राकेश जी मनीष पांडे जी के कुछ सवाल हैं, उनके कुछ अपने संशय भी हैं, पिंटू जी से भी बाद में लेंगे। एक आपसे जानकारी है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रण है ये, इसमें राहुल प्रण क्यों नहीं है, इसमें सहनी प्रण क्यों नहीं है, पार्टियां क्या गौड़ हो गई हैं तेजस्वी जी के आगे। एक बात उन्होंने दूसरे से इसी से एक सवाल यह भी है कि बड़ा पिछले 4-5 दिनों से बिहार ही नहीं पूरे देश में ये सवाल और इसका जवाब भी चाहा जा रहा है कि हर घर को बिहार में नौकरी का फार्मूला कैसे है। मतलब 3,16,000 यानी 3.16 लाख करोड़ का बजट है और ऐसे में हर घर को नौकरी देने में 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो ये रुपया आएगा कहां से? ये एक मौजूद सवाल है। हर जुबान ये सवाल भी कर रही है और हर जुबान ये जानना चाहती है कि इसका कोई फार्मूला है क्या। मैं डॉक्टर साहब आपसे ही जानना चाह रहा था, प्लीज कैरी ऑन। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, एकदम कट के आ रही थी, लेकिन सवालों को लगभग मैं समझने की कोशिश किया। हाँ जी हेलो, हाँ जी जी कैरी ऑन। सबको नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार सर। आवाज मेरी? ओके, शायद आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, आप कैरी ऑन करिए। आप जी देखिए, पूरा एनडीए का जो इनका कुनबा है, जी महागठबंधन से इस कदर डरी हुई है कि आप देखे होंगे कि समय समय पे गोल पोस्ट चेंज करती है। अभी कुछ दिन पहले तक ये लोग बोल रहे थे कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा। हाँ जब वो बताया गया तो ये जो सामंती लोग है ना, जो हर चीज में तोड़ने की कोशिश करते हैं, जाति को कभी कभी उसमें मीन्स, अरे महागठबंधन के जब चेहरा घोषित हो गया, हमारे सीएम उम्मीदवार जब आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी हो गए, तो कोई भी घोषणा जो हो रही है उतारे की, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में होगा तो पूरा करेंगे। जी अब क्या कर रहे हैं लोग, ये खोज रहा है कि राहुल मीन्स फ्रॉड क्यों नहीं, शानी फ्रॉड क्यों नहीं। कुछ दिन आप देखे होंगे, 1-2 दिन पहले ये जो पार्टी एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी है, और जो 65% से ज्यादा लोग जो, और उस 65% से ज्यादा लोग जो मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, उनको नमक हराम बोल रहे थे लोग, इनके नेता। तो ये लोग गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं।
अपना आज तक अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं बता पाए। हाँ चिराग जी बनेंगे कि नीतीश जी बनेंगे कि बीजेपी का बनेगा, कुछ नहीं मालूम। जी अपने आप को पांडव बोल रहे हैं, पांडव, और इन्हीं के साथ ही इनको कौरव बोल रहे हैं। हाँ आप देखे हो ना माजी जी का, जी वो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो सिर्फ 15 ग्राम। एक आदमी बोलते हैं कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे मरना सीखो। हाँ एक और इनके साथी है तो क्या बोलते हैं कि फजल को जीत है जहां पे मीन्स बिजलियां गिराने की हम भी तमन्ना रखते हैं, वहीं आंखियां बनाने की। तो अब कौन पांडव है कौन कौरव, जब अपने ही साथी आपको दुर्योधन आपको कौरव कह रहा है, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया। हम बात ये है कि मुद्दे की बात है। आप जी हमारा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे सर, हाँ आप राजेश जी, आप हर कोई जनता हाँ यदि देख रहा है तो आप देखिए हमारा मैनिफेस्टो में कितनी गहनता से समाज के हर वर्ग के लोगों के बारे में बात की गई है। हर एक वर्ग में, चाहे वो पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और बिहार को कैसे एक नवनिर्माण करके एक नया बिहार बनाना है। हर एक वर्ग, शोषित, वंचित, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक, सवर्ण, सब कोई, चाहे वो नाई हो, कुम्हार हो, चाहे मिस्त्री, जिस भी जाति का हो, इवन दिव्यांग हो, हमारा बेरोजगार हो, युवा हो, महिलाएं हो, जीविका दीदी हो, हर के बारे में, इवन पंचायत जो है, पंचायत प्रतिनिधि है, उनके बारे जी में। लेकिन इतना देर मनीष पांडे जी बोले एक हाँ शब्द मैनिफेस्टो पे, क्या करेंगे, क्या इन्होंने किया है, जनता को क्या देंगे, एक शब्द नहीं बोले। तो ये लोग क्या करते हैं, मुल्क को चेंज करते हैं। मनीष पांडे जी को छोड़िए ना, इनकी तो मजबूरी है, क्योंकि ये हाँ तो वही फॉलो करेंगे जो इनके नेता करेंगे। प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूं, और गृह मंत्री जी के बाद इनके रैलियों में क्या है, देखिए जी ये सब जो है जन सरोकार की चीजों के बारे में नहीं बोलेंगे। इनके एक और नेता है, आप देखिएगा, सीएम से शिवराज सिंह चौहान एमपी के, वो जी व्यापम वाला मॉडल कर रहे हैं। व्यापम वाला घोटाला आप लोग को मालूम होगा, सबको मालूम होगा, जनता देख रही है। तो ये जी व्यापम वाला घोटाला और वो मॉडल लेकर के आना चाह रहे हैं। तो अपनी बारे में एक शब्द अभी तक बात नहीं किए। जी लेकिन ये लोग अपना घर संभल नहीं रहा है, अपने घर का मुखिया कौन है अभी तक नहीं बता पाए, दूसरे के घर में ये लोग यही ताक झाक करने वाले यही लोग हैं। ये सामंती लोग हैं, और जो सामाजिक न्याय संविधान लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। हमारे जी मैनिफेस्टो में आप देखिएगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय से लेकर के बराबरी से लेकर के हर चीज, हर लोगों की सरोकार की, और सबका समाज और सबका न्याय और सबके सम्मान की बातें कही गई है। तो ये चीजें इनसे समझ में नहीं आ रही है, नहीं दे रहे। आप देख लीजिए, इनसे बुलवा लीजिए कि आपने क्या किया, जनता के लिए क्या करेंगे। जनता सिर्फ ये चाह रही है, ये देख रही है। और अभी जब जनता पूरा मूड बना ली है कि 20 साल की निकम्मी सरकार जो है, चाहे वो डबल इंजन शो पर जो मुक्ति जी है आकर के जुमला देते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर भाग जाते हैं। मुझे ना मोतिहारी के चीनी मिल को 3 बार कहे हैं, 3 बार आ गए उसके बाद कि मोतिहारी के चीनी मिल से का चाय पी के जाएंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। केंद्रीय विद्यालय बना जो यूपीए की सरकार ने दिया, उसके लिए जमीन तक 11 सालों में लोग नहीं दे पाए, और ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो दूसरे की जगह सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, जिनको नमक हराम कहते हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ क्या कहते हैं कि उनके प्रतिनिधि की बात करते हैं। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि न संसद से लेकर के और यहाँ आज के विधानसभा चुनाव में बिहार में एक सीट कैंडिडेट को नहीं दिए हैं, एक नहीं दिए हैं, और वो उनकी सरकार की बात करते हैं। तो जनता सिर्फ ये पूछ रही है कि कैसे ये लोग हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जिनके फादर समाजवादी नेता थे, अम्बेडकरवादी थे, इन मनवादियों के साथ बैठ करके एक सामाजिक न्याय की बातें उसकी कैसे पूरा करेंगे। यही सवाल नीतीश जी की जनता पूछ रही है कि बीजेपी आपको खा चुकी है, आपका पता नहीं चल रहा है, आप जो है सक्षम अब नहीं है, अब बूढ़े हो गए हैं, और आपको बीजेपी पूरी तरह निगल गई है। तो निश्चित रूप से आप अब उस लायक नहीं है कि समाजवाद, चाहे सामाजिक न्याय, चाहे संवैधानिक मूल्यों की जो आप रक्षा कर सकें। तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है, और सारी जनता इसीलिए महागठबंधन
मूड में है कि महागठबंधन को इस बार सत्ता में लेके आएगी और महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी जी हमारे नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रही है और एक बात नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन वो हर घर को नौकरी देने का फॉर्मूला क्या, उस पर प्रॉपर होमवर्क हुआ है क्या, ये सवाल भी है। मतलब हम सब भी जानना चाह रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी जानना चाह रहे हैं। थोड़ा मैं जानना चाह रहा था, क्या ये कौन सा फार्मूला है जिसको हर घर से नौकरी मिल जाएगी बिहार में? मतलब लगभग 3.25 करोड़ लोगों को नौकरी देनी होगी। जी डॉक्टर साहब। जी राजेश जी, मैं एकदम जवाब दे रहा हूं हर चीज का, आपके हर सवालों का जवाब देता हूं। जी जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लोग वो नहीं है, हम लोग जो वादा करते हैं किए हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन करके किए हैं। आपने देखा होगा ये लोग वही लोग हैं जो ये कहते थे ना कि कहां से लाएगा पैसा, कैसे होगा, लेकिन जो 17 महीनों में हमने जो करके दिखाया है, जो डिलीवर किया है जनता को, 17 महीने में आप इतिहास में कहीं देख लीजिए ना कि जो 5 लाख नौकरियां दी गई हो, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किया गया हो, स्पोर्ट पॉलिसी से लेकर के इन्वेस्टर पॉलिसी से लेकर के, और 5 उतने ही दिनों में लगभग 700 से ज्यादा डॉक्टरों पे कार्रवाई हुआ हो, तो स्वास्थ्य विभाग हो, तो ये देख करके जनता जो कह रही है ये संभव है। मैं बता रहा हूं कैसे संभव है जी। ये जो कह रहे हैं, पहली बात तो ये डेटा पहले सरकार जारी करे कि क्या कितने पहले में नौकरी है। आप ये कह रहे हैं कि 3.25 करोड़, कैसे 3.25 करोड़? इसका मतलब कि एक भी घर में ये लोग नौकरी नहीं दिए हैं, तब तो 3.25 करोड़ होगा। दूसरी बात है कि आप हर जॉब के हर चीज का मीन्स कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ये है कि जितने भी हमारे शिक्षित युवा से लेकर के तमाम वो लोग जो किसी भी जॉब के लिए, हर जॉब के लिए क्वालिफाइड होंगे और होगा, जो 70,000 करोड़ घोटाले करते हैं, जो पुल पुलिया ध्वस्त हो रहा है, इनके भ्रष्टाचार, इनके घोटाले, ओवर बजटिंग जो है, जो ये लोग कमीशन खा रहे हैं, तो उसको रोक लीजिएगा तक 3 लाख करोड़ नहीं, वो बजट हो मेरे ख्याल से वो 8 लाख करोड़ होगा और आराम से किया जा सकता है। 3.25 लाख घरों में यदि आप बात कर रहे हैं 3.25 करोड़, इसका मतलब आप सीधा ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी है और एक भी घर में नौकरी नहीं दी है। तो हम फैमिलियां तक कैलकुलेट किए हैं जनाब। अच्छा। ये लोग, हम लोग सिर्फ हर चीज देख रहे हैं, कैसे लोग कॉपी करते हैं। हाँ। जो हमने घोषणाएं करते रहा, जो ये लोग कॉपी करते रहे, आज इनको फॉर्मूला, जब सरकार में थे तो आइए ना, जब हम बनेंगे तो देखिएगा कि कैसे अपनी प्रोमिसेस एक एक चीज का करेंगे और सब कुछ कैलकुलेटेड है, ये दिखाए हैं। ठीक बात है डॉक्टर साहब। आप आपका इस तमाम सवालों का मैं मनीष जी आपसे जवाब लेते हैं। मनीष जी, बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दी हैं। आपने 5 पांडव की बात की थी, डॉक्टर साहब ने उसको कौरव के रूप में नहीं, उसमें तमाम सारे अपभ्रंश जोड़ते हुए आपको काउंटर दिया है। क्या कहना चाह रहे हैं मनीष जी? पांडे जी, आपने शायद म्यूट कर रखा है मोबाइल। हाँ राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा था कि डॉक्टर साहब कौन से अपभ्रंश की बात किए मैं नहीं सुन पाया, उसमें मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जी। लेकिन डॉक्टर साहब हैं तो अच्छे ही बोले होंगे, कुछ असंसदीय भाषा तो नहीं बोले होंगे मुझे। नहीं, उन्होंने बहुत संसदीय भाषा का और बहुत संसदीय शब्दों का भी प्रयोग किया है और आपको बहुत सहज ढंग से उन्होंने काउंटर किया है कि 5 पांडव की जो बात आप कह रहे हैं और उधर कौरव की बात हो रही है, तो उन्होंने 5 पांडव का एक एलिबरेशन किया है, कौन किसका है, तमाम सारी चीजें हैं और इन सबको कहीं ना कहीं भाजपा निगल जा रही है। इस तरह की भी बातें उन्होंने, नक्सल में हमने आपको उनका जवाब बताया है। प्लीज कैरी ऑन। डॉक्टर साहब यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की जनता, बिहार की जनता बेवकूफ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बना बना के और हर बार चुनाव में वोट ले लेती है और जी। मुझे लगता है यही समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। खैर छोड़िए, मैं अपनी बातों पे आता हूं जो आपने पूछा है। देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले तो यह बताऊं, एक वीडियो आजकल आप लोगों को चलाना चाहिए। मुझे लगता है कभी कभी कोई चीजें मिसिंग हो जाती। याद होगा 17 महीने की सरकार का जब शपथ ग्रहण लिया था तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में,
तो आप जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि तेजस्वी जी, आपने तो चुनाव में वादा किया था कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से पहली कैबिनेट में हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जी तो तेजस्वी यादव का जवाब आया था कि अरे भाई, वो तो मैंने मुख्यमंत्री बनने पर यह वादा पूरा करने का वादा किया था ना। हाँ मैं तो अभी मुख्यमंत्री हूं नहीं, मैं तो उप मुख्यमंत्री हूं। जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो यह कर दूंगा। देखिए, अदालत ने जो जो 420 का चार्जशीट जो इनके ऊपर लगाया है वो कोई गलत थोड़ी लगाया है। अब जी देखिए, जो व्यक्ति शुरू में यह अपना बयान दिया हो कि मैं उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री बनता तब तो मैंने मुख्यमंत्री के लिए वादा किया था, वही व्यक्ति आज की तारीख में 17 महीने के शासन काल में जब उप मुख्यमंत्री रहे तो उसकी पूरी क्रेडिट अपना लेना चाहते हैं। यह देखिए, यह कितना बड़ा झूठ है, यह उनकी ही बातों से पता चलता है। मैं कोई अपने शब्द नहीं रख रहा। ऐसा जी तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं तो मुख्यमंत्री के लिए कहा था, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब वह बातें पूरी होंगी। अब दूसरा विषय देखिए, नौकरी का आया। भाई, जी राकेश जी विद्वान व्यक्ति हैं, प्रवक्ता है राजद के, डॉक्टर लिखते हैं। मुझे जी लगता है कि मेरा जो संशय है उसको दूर करेंगे और आपके दर्शक भी उस संशय में होंगे। देखिए, जी मैं ये सोच रहा हूं कि चलो तेजस्वी जी है, लालू प्रसाद भी जब रहते थे ना तो वो जो कह देते थे वो होता था। उससे कौन सा नियम टूट रहा है, कौन सा नियम जुट रहा है, इससे लालू प्रसाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद इसीलिए चारा घोटाले में स्कूटर पे भी भैंसे ढोई गई। देखिए, ये मतलब एक तरह से वो एक प्रकार का मेरिट है। तो अगर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई हम हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे, तो थोड़ी देर के लिए मैं अगर मान भी लेता हूं, जी मुझे एक बात बताइए कि क्या जब आप हर परिवार को नौकरी देंगे तो उसमें आरक्षण लागू करेंगे या उसको आरक्षण छोड़ देंगे? और जब आरक्षण लागू करेंगे जी तो जो भी पद सृजित होगा, मान लिया जाए चपरासी का 1000 पद सृजित होगा, तो उसमें आरक्षण का कोटा लागू करेंगे या छोड़ देंगे? शिक्षक का पद सृजित करेंगे, इंस्पेक्टर का, डीएसपी का, जो भी पद सृजित करेंगे तो कोटा तो आरक्षण का लगाएंगे ना। मान लिया जाए आप कोई भी चीज का उसमें आप शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगेंगे, हटा देंगे, चलो ठीक है, हटा दिया गया, लेकिन आरक्षण तो लागू होगा ना। जब आरक्षण लागू होगा तो उसी प्रकार से आपको नौकरी देनी पड़ेगी। फिर आप हर घर को कैसे नौकरी दे पाइएगा? पहली बात। और दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्र राजद के प्रवक्ता मेरे संशय को जरूर दूर कीजिएगा कि भैया, एक तरफ आप कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब भागीदारी की बात करेंगे आप, तो फिर उस भागीदारी में जिसकी कम भागीदारी है उसको आप सरकारी नौकरी कैसे देंगे? ये दोनों बातें आपकी ही बातों को काटता है। मैं समझता हूं कि मेरे मेरे संशय को हमारे आरजेडी के प्रवक्ता जरूर करेंगे। पहला तो यह है कि आप आरक्षण कैसे लागू करेंगे, और दूसरा संशय है कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर भागीदारी पर होगी तो फिर उस कोटे का क्या होगा? फिर तो नौकरी आएगी तो जो सबसे बड़े भागीदारी वाले होंगे वह सारी नौकरियां हड़प जाएंगे, और जो बेचारा सबसे छोटा कमजोर वर्ग होगा उसके खाते में तो शायद या तो लास्ट में जाएगा ठीक वो बात है विषय, या जाएगा पांडे ही जी। नहीं। तो मेरा मैं, थोड़ा मैं, संशय दूर कर दे, मैं आभारी रहूंगा। मैं आपके संशय का जवाब भी डॉक्टर साहब से लेता हूं। पिंटू जी, आप कुछ मैं अभी ओपनिंग रिमार्क्स नहीं ले पाया। पिंटू जी, आप भी चूंकि सत्ता पक्ष से हैं और कोएलिशन आपकी गवर्नमेंट चल भी रही है, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो संशय पांडे जी का है वही संशय क्या आपका भी है क्या, या आप मुतमईन हैं कि जो डॉक्टर राकेश रंजन जी ने जो स्पष्ट किया है कि हम कैसे हर घर को नौकरी देंगे, एक फॉर्मूला उन्होंने जो चीजें रखी हैं, तो हो सकता है उन्होंने प्रॉपर होमवर्क की बात कही हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी क्या ये बात आपके भी दिलो दिमाग में ये संशय कायम है क्या? जैसे एक हमारे यहाँ गांव में कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 1994 में एक गोविंदा की फिल्म आई थी राजा बाबू, देखे थे? हाँ जी। तो वो क्या थे कि थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, तो उसको शौक करता था कभी डॉक्टर बन जाना, कभी इंजीनियर बन जाना, तो कभी कंडक्टर बन जाना, कभी वकील बन जाना, और फोटो सजवा के सब रख लेते थे जी। क्या ये संभव है कि बिहार का जो बजट था 3,16,95 करोड़ है? हाँ जी। क्या यह संभव है कि 12 करोड़ की नौकरी आप दे पाइएगा?
आपकी जनसंख्या जो है लगभग 13.10 करोड़ है, बिहार की आबादी, ये लगभग है। हाँ। और अगर उसके हिसाब से आप करेंगे तो लगभग 2.25 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो कहां का कैलकुलेशन ही बता रहे हैं, कहां से नौकरी दे देंगे? आपने शुरू में क्वेश्चन किया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में, कि भाई मुख्यमंत्री जी डमी उम्मीदवार थी, डमी मुख्यमंत्री हैं, ये सारी बातें आपने कह रही थी। तो जी पिंटू जी, मैं थोड़ा आपको ही रोकता हूं, माफ कीजिएगा। चलिए, पूरा पैसा केंद्र सरकार ने दे दिया, चलिए बजट पूरा केंद्र सरकार का दिया, ये आरक्षण लागू करेंगे, मैं ना चाहता हूं। ठीक बात है पांडे जी। पिंटू जी अपनी बात पूरी रखिए। वो उन्होंने बीच में आपको थोड़ा सा अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात रखी है। पिंटू जी, चूंकि सम्मान पूर्वक हमारे अलायंस के सबसे बड़े दल हैं और सम्मान पूर्वक बात कराते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बातों को धैर्य पूर्वक सुनना और डॉक्टर राकेश बाबू को उनको जवाब भी देना। तो ये हमारे पांचों दल की कम से कम जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि चाहे हम बैठे डिबेट में बैठे, सम्मेलन में बैठे, तो हम लोग बड़ा सहजता के साथ एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो एक राजेश त्रिवेदी जी का आम आदमी के नाते मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि जिसकी आबादी बिहार की 13.10 करोड़ है और पूरे भारत की अगर नौकरी की बात करेंगे, सरकारी नौकरी की बात, लगभग 1.4 करोड़ पूरे भारत में सरकारी और राज्य सरकार जिसमें संविदा भी शामिल है, इतनी ही नौकरी है, आप कहां से नौकरी दे देंगे? और रह गई बात की नौकरी की बात करते हो तो ये दिमाग तो नहीं ना लगा रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि लैंड फॉर जॉब, अभी रिसेंटली उन्होंने हाईकोर्ट ने, जो दिल्ली का हाईकोर्ट ने था, इनको चार्जशीटेड किया है, इन पे सुनवाई चालू है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति नौकरी दे पाएंगे जब संभव ही नहीं है? और रह गई बात शिक्षक की नौकरी, हम 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए। इनको पता होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक नहीं होता, वो मामूली मंत्री है। जो भी निर्णय और डिसीजन होता है वो मुख्यमंत्री लेते हैं, एक संवैधानिक पद है। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता, वो मंत्री है, उनको एक विभाग मिलता है। अरे जो भी काम किया हमारे बिहार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, आप 2005 के बाद देखिएगा बिहार को आपने खुद बदलते देखना हो। कभी एक्सप्रेसवे का नाम कोई किसी ने सुना था क्या कि बिहार में भी एक्सप्रेसवे बनेगा? बिहार में कैसे बिजली की बात सुनी थी क्या? तो इनकी पीड़ा, जीविका दीदी की बात कर रहे थे लोग, जीविका दीदी को सामर्थ्य बनाने वाले कौन थे? आज हॉस्पिटल चले जाइए, आज बड़े बड़े संस्थाओं में चल जाइए, जीविका दीदी खाना बनाती है, सामर्थ्य होती है। और फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, आप ब्रिटानिया फैक्ट्री आपने लगा दिया क्या? हीरो साइकिल आपने लगा दिया क्या? और भारत में जो सबसे बड़ा आर्थिक कॉरिडोर बन रहा है गया में, किसने बना दिया? तो भारत की सरकार और बिहार की सरकार मिलके बिहार के विकास के रास्ते पे ले जा रही है। आज जिनको ज्ञानी नीति, इसलिए कहा कि 1994 में फिल्म आई थी राजा बाबू का फिल्म में मुंगरी लाल के हसीन सपने देखते थे, कभी डॉक्टर बन गए, कभी आला लगा लिए, कभी वकील बन गए। तो ज्ञान की तो कमी है, ना अच्छे क्रिकेटर बन पाए, ना अच्छे राजनीतिक व्यक्ति बन पाए, ना अच्छे बेटा बन पाए। एक भाई को तो निकाल दिया राजनीतिक दोष में, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी इतनी बढ़ गई थी कि अपने भाई के साथ हो गए। इनके परिवार में है सारा मनमुटाव है, जबरदस्ती तेजस्वी यादव कर रहा है। तो हमारा एक ही चीज कहना कि अगर कोई काम करेगा तो बिहार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। और पांचों दल के जो शीर्ष नेतृत्व में आप देख रहे होंगे कि कदम में कदम मिला के, यहाँ सीट का कोई मसला, माननीय मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। देखिए एक चीज बताइए, पढ़ा लिखा और अनपढ़ व्यक्ति में ही होता है कि एक मुख्यमंत्री चुनने की क्या प्रक्रिया होती है। जब विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो विधायक दल बैठ के निर्णय लेता है। तो हमारे आज अमित शाह ने कहा, तो आपकी बात सही है, मैं डॉक्टर से जवाब ले लेता हूं। अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि न मुख्यमंत्री को कोई वैकेंसी है, अनर है, अनर रहेगा, नीतीश कुमार है। तो और क्या स्पष्ट चाहिए भाई? चलिए मैं इस पर जवाब लेता हूं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक सवाल जो आपकी तरफ से भी है, आप लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में गए हैं वो हम सरकार अगर बनी तो वो वापस हो जाएंगे, एक परसेप्शन ये। और ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष ने ये घूस दी है। तो क्या इसमें आपको कुछ लग रहा है वास्तव में ये घूस है या वास्तव में महिलाओं का स्वावलंबनपन है? कहीं इस तरह की पॉलिसी है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये व्यवस्था की गई है या इसमें भी आपको कुछ तमाम सारी चीजें दिख रही हैं? राजेश जी 10,000 में ना, 10,000 में एक चाइनीज मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। और ये उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं। जो यदि ये 20 सालों में काम किए रहते जी, तो आज इलेक्शन के जस्ट पहले 10,000 रुपया बांटने की जरूरत पड़ती? एकदम नहीं पड़ती। वो महिलाएं भी समझ रही है कि ये घूस ही हमको दिया जा रहा है।
और एक घूस ही दिया गया, अभी खाते में पहुंचा नहीं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां वो जो कर्ज है उसको लेने भी पहुंच गई। तो खैर, दूसरी बात, हम के प्रवक्ता है तो हम के प्रवक्ता छात्र जो है उन पे हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, इसलिए कि ये तो खैर बेपेदी के लोटा लोग हैं। अब यही मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो बोल रहे हैं जी, जब ये मुख्यमंत्री थे हमारे माननीय मांझी जी, तो वही कर्पूरी ठाकुर सरकार की जो भी चीजें थे उसको आगे बढ़ा रहे थे, चाहे वो 5 डिसमिल जमीन की बात हो, चाहे महिलाओं को फ्री में एमए तक पढ़ने की बात हो करते थे, ये किसकी थी। और उसके बाद ये आज उन लोगों के संग है, साथ में है, जो मुंगेरी कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को जब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन जो है उसके रिपोर्ट को लागू किया और पिछड़ों, महिलाओं, अति पिछड़ों का आरक्षण लागू किया, तो उनके मां तक को गालियां वो लोग दिए और वो लोग बोलते थे, पता है कि कर्पूरी छोड़ गति और पकड़ अस्तूरा, आरक्षण कहां से आई, क्या क्या, मैं टीवी पे नहीं बोलना चाहता हूं। तो आज उन्हीं के मिस वर्मा को, उनको अपना आदर्श मानते हुए उनके साथ काम करने वाले आज जब उनके खेमे में चले गए हैं, तो उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोल रहे हैं, वो शर्म आनी चाहिए। ऐसे नहीं कीजिए। ठीक है, आप कहीं भी रहे, लेकिन जो अपने आइडियल्स हैं, जो आपकी समाजवादी जो उसमें रहिए, है ना। तो दूसरी बात, आरक्षण की बात आप लोग कर रहे हैं, अभी उसके सवाल, हाँ, वो मनीष पांडे जी सवाल कर रहे थे। जी जी, हाँ, इस देश में 2 प्रकार के आरक्षण है राजेश जी। एक मनुवादी आरक्षण है, एक संवैधानिक आरक्षण है। तो एक जो इनका मनुवादी विकास मॉडल है, वो सारे संसाधनों को खुद में कब्जा कर लो, जो मोदी सरकार कर रही है, और बाकी लोगों को सिर्फ मजदूर बना करके रखो और उनका शोषण करो, और चुनाव आने पे 10,000 रुपया दे करके वोट खरीद लो। ये जो है चाहते हैं कि हर संसाधन पे कुछ लोगों का कब्जा करके अपने मित्रों का विकास करके और बाकी लोगों को मजदूर। हमारी जो सरकार है वो चाहती है, हम लोग सामाजिक न्याय संविधान और में सामाजिक आर्थिक न्याय की बराबरी की बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि इनके जो हम 30 लाख करोड़ जो है, जो अदानी अंबानी और सबका जो माफ होता है, वो माफ नहीं करेंगे। वो पैसा हम गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित सबके संसाधनों का समान बंटवारा करेंगे। सबके लिए जो मूलभूत आवश्यकता, ऐसा नहीं होगा कि कोई खाते खाते मरेगा, कोई खाए भी ना मरेगा। तो हम जब संसाधनों का बराबर बंटवारा करेंगे तो ये संभव है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि आज जो आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण की जो बात है, मनुवादी आरक्षण से उल्टा, उसमें हर चीज, उसमें 4 पॉइंट है और हर चीज वहां कुछ लोगों के आरक्षित कर लिया गया है, बाकी लोगों को कुछ अधिकार नहीं था। यहाँ मनीष पांडे जी अभी होंगे, सुन रहे होंगे, अभी ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद कोई भी ऐसा जाति नहीं है, बड़ी हम सलीमता भी बोल रहे हैं, कोई भी ऐसा जाति नहीं है जो आरक्षण के दायरे में नहीं है। तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। आप यही तो कीजिए। और जब गठबंधन के साथ थे तो इन लोगों ने जातिगत जनगणना कराई, उसके अनुसार जिसका जो बनता था उसका रिकमेंडेशन किया, तब उसी को फॉलो करेंगे। जब उसको फॉलो करेंगे तो कैसे नहीं संभव है। तो लास्ट यही हम बोल रहे हैं कि देखिए, हम तो मांझी जी भी हमारे बहुत अग्रणी हैं, सब लोग के है, जिस प्रकार नीतीश जी को हमारे आदरणीय नेता की चाचा ही बोलते हैं, और सारी जो जनता जो चिंतित है कि कैसे उस समाजवादी खेमे का आदमी और सामाजिक न्याय वाला आदमी मनुवादियों के गोद में बैठ के वो नहीं कर सकता है। लेकिन मांझी जी को भी हम बड़ी सम्मान से कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप किसी और के गोद में बैठे हैं, आपकी जो भी मजबूरी हो, लेकिन ऐसे नहीं कीजिए कि आप जिसको अपना आदर्श मानते रहे हो, जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा हो, उसको बाद में बैठ करके गालियां दीजिए। ठीक है, राजनीति में कोई कुछ भी परमानेंट नहीं है, आप कब कहां थे, कब नहीं थे, क्या है, कहा रहेगा, लेकिन जब ऐसे आप कर दीजिएगा तो फिर आप कुछ सोचिएगा कि जनता कभी माफ नहीं करेगी आपको। ठीक बात है। मैं पिंटू जी आपसे तमाम सवाल डॉक्टर साहब ने किए हैं, आप उनका जवाब दे सकते हैं। आपको थोड़ा आपके मर्म को भी उन्होंने कहीं ना कहीं कुरेदा है और पुरानी चीजें रखी हैं उन्होंने आपके सामने कि कहीं ना कहीं
एक अपना एक आइडियोलॉजी होती है, एक अपने सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत से समझौता नहीं किया जाता है पॉलिटिक्स में, जो आपकी तरफ से किया गया है। तमाम सारी चीजें उन्होंने पूरे दी हैं उनसे। बिल्कुल, इन्होंने डॉक्टर साहब ने एक शब्द का प्रयोग किया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। बड़ा अच्छा लगा सुन के, बड़ा शब्दों में तो अच्छा लगता है। तो आपकी नैतिकता क्या मर गई थी कि मुसलमानों का आबादी जितना है, क्या उप मुख्यमंत्री घोषणा नहीं कर सकते थे क्या? कहां गई थी आपकी नैतिकता जी? कहां गई थी नैतिकता? आपने कितना टिकट दिया आपने? पहले सुन लीजिए। आप नैतिकता की बात कर रहे थे, और जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। क्या बिहार के मुसलमानों की भागीदारी नहीं है? उनकी आबादी क्या हमारे वीआईपी के सुप्रीमो उनके जाति से कम है क्या? आपकी दलित आबादी कम है? उनको आपने उप मुख्यमंत्री का घोषणा क्यों नहीं किया? अरे बेटे प्रेम में भी इतने अंधे मत हो जाइए। और रह गई कर्पूरी ठाकुर की बात, कर्पूरी ठाकुर पता नहीं किताबों में पढ़े होंगे कि जब कर्पूरी ठाकुर को गाड़ी चाहिए था तो उन्होंने कहा था लालू प्रसाद यादव जी ने कि हमारे पास तेल नहीं है। आप कर्पूरी ठाकुर का सम्मान किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत रत्न देकर सम्मानित किया। आप कर्पूरी ठाकुर और जातिवाद की बात नहीं कर सकते हैं। जो नरसंहार का दौर था 2005 के बाद, जो मगध का इलाका था, चाहे गया हो, औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, जितनी जातियों का नरसंहार किया गया था वो बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सरकार में किया गया था। इसलिए आपके बात से ये शोभा नहीं देता है। अगर हिम्मत है तो डॉक्टर राकेश प्रसाद रंजन जी सभा से आप बोल के जाइए डिबेट से कि अगला कोई अगर सरकार मेरा बनेगा तो बिहार का उप मुख्यमंत्री भी मुस्लिम होगा। है हिम्मत आपके तेजस्वी में? नहीं था तेजस्वी जी में। आप यहाँ से है तो यहाँ कह के जाइए कि बिहार का कोई मुख्यमंत्री दलित बनेगा। आप नहीं हिम्मत है, क्योंकि आपके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव का कोई बेटा और मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है क्या? क्या बिहार के कोई इसलिए आप बोलिए कि मुसलमानों की जितनी भागीदारी है, जितनी दलितों की भागीदारी है, आप दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? क्यों नहीं हिम्मत हुआ था? क्यों नहीं घोषणा किया था? आप डॉक्टर साहब से सवाल जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। मुझे लगता है शायद इसका इंडिकेशन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। तमाम सारी चीजें मुझे लगता है एग्जैक्टली। सुनिए जी राजेश जी, ये लोग देखिए, हिंदू सिर्फ कुछ मिलता नहीं है तो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग। आप ही बताइए कि हमने, हमारे महागठबंधन ने हर सिर्फ मुस्लिमों के नहीं, हर वर्ग को उचित सम्मान देते हुए, आप बताइए कि आप डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी महागठबंधन में जितने भी अलाई है, क्या राष्ट्रपति से लेके फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे, जाकिर हुसैन कौन थे, छोड़िए और सारी चीजें मंत्रालयों की बात। यहाँ पे बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री भी बनाया है हमारे एलाइज ने, और आप अभी डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा गया है कि हमारे और भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं और होंगे। कृष्णा लालवारू जी को सुन लीजिए, तेजस्वी जी को सुन लीजिए, राहुल जी को सुन लीजिए, एकदम उन्होंने कहा है कि हमारे डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप में नैतिकता है तो आप ये बता के जाइए कि बीजेपी जिसके साथ आप जिनकी गोद में बैठे हुए हैं, बीजेपी कितना टिकट दी है मुस्लिमों के? एक भी टिकट नहीं दी है। टोटल मिलाकर के लोग 5 टिकट दिए हैं। उनकी आबादी जब 18% है तो हम सिर्फ और सिर्फ आरजेडी, अभी छोड़ दिए महागठबंधन के 19 सीट दी है मुस्लिमों को। आप महागठबंधन में है, आप बताइए थी एनडीए वाले बताए 4 दी है जदयू और 1 दी है लोजपा, 5 सीट दिए हैं। तो शर्म नहीं आती है? आप बिल्कुल सवाल करते हैं और नैतिकता की बात करते हैं। महाराज आप इतना सीनियर होकर के, इतना रेस्पेक्टिव होकर के, बिना डेटा का, बिना आंकड़ा का कोई जवाब नहीं है और आप दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं। तो आप मुख्यमंत्री की घोषणा कीजिए। आप एमआईएम के विधायकों को तोड़, एमआईएम के विधायकों को जो सीमांचल में मजबूत हैं, उन्होंने कहा कि दरी बिछाएंगे क्या मुस्लिम भाई आपके? आप क्यों नहीं घोषणा करते किसी नाम का कि हम मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? अरे वीआईपी सुप्रीमो को ही उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई दलित और नहीं है क्या? लेकिन पिंटू जी एक सवाल तो है कि नहीं है क्या आपके? हाँ पिंटू जी एक सवाल तो है कि राकेश जी, क्या आप प्रवक्ता हैं, हम जानते हैं कि दबाव होगा कि सब बात नहीं करना है मुस्लिमों के बारे में, क्योंकि आपको लगता है कि बंधुआ मजदूर है आपका मुस्लिम दलित, लेकिन आप इस दीवार को तोड़ देंगे। ये सामंती भाषा है। आज के दौर में लोकतंत्र में
कोई भी कम्युनिटी, कोई भी व्यक्ति किसी का बधुआ मजदूर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। उसी बधुआ मजदूरी और सामंतशाही के खिलाफ जब लालू यादव जी ने लड़े, जब पूरा जो सामाजिक न्याय का पूरा वो काल था, उन्हीं बधुआ मजदूर और ये सारे जो सामंतवाद और जो है जाति के नाम पे जो शोषण होता था, उसी को आजाद कराया। इसीलिए उस काल को सामाजिक न्याय का काल कहा जाता है। जब हम जो शोषित वंचित दलित समुदाय के जो लोग थे अपने खाट पे बैठे रहते थे और आप आते थे सामंतवादी लोग बोलते थे कि उठ के नीचे बैठो और खाट पे बैठते थे। जब लालू जी बने तो वही लोग बोलते कि नहीं ठीक है, मेरा खटिया है, मेरा घर है, मेरा जमीन है, आइए एक साथ बैठा जाए। तो पेट में दर्द होती थी। नरसंहार की बात कर रहे हैं, माझी जी का, माननीय माझी जी का एक वचन है और उन्होंने कहा था, सवाल किया था, अब जाकर के देख लीजिएगा कि नरसंहार करते कौन लोग थे। जब एक पिछड़े वर्ग का नेतृत्व मिला तो बिहार में सरकार बनी, तो यही सामंती लोग मिल करके दलितों और गरीबों सब पे अत्याचार करने लगे, उनका नरसंहार करने लगे कि जो हमारे समाज जो उस समय तक हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाता है तो आज सत्ता में कैसे बैठ गया और ये पेट में ऐसे दर्द हुई कि सबका नरसंहार करने लगे। तो माझी जी से जाके पूछिए कि कौन लोग नरसंहार करते थे, आपको बताएंगे और बड़े अच्छे से बताएंगे क्योंकि वो जानते हैं। ठीक बात है। पिंटू जी, तमाम सारी चीजें हैं, राकेश जी ने तमाम सवाल भी उठाए हैं। जैसे मुस्लिमों का पॉइंट ऑफ व्यू जो उन्होंने रखा है, भाजपा तो की ओर से कोई भी कैंडिडेट ना पिछली बार था ना इस बार है, और एक मुस्लिम मंत्री उनके थे, उनको भी किनारे कर दिया गया है। तो मुझे लगता है, क्या आपको लगता नहीं है कि एनडीए में मुस्लिमों का उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा है जो महागठबंधन में मिल रहा है? तो निश्चित तौर पे वो बल्क में उधर ही जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? नहीं, देखिए, ये दीवार आप सब चले जाइएगा उत्तर प्रदेश में जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की दूसरी कार्यकाल चल रही है। आप शायद उत्तर प्रदेश के बारे में जानते होंगे विशेष रूप से, मुझे लगता है जी। तो आपने देखा होगा कि वहां जो मुसलमान जिसको बंधुआ मजदूर मुलायम सिंह यादव समझते थे, वो सारी दीवारें तोड़कर मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बंधुआ मजदूर वर्ड से हमको आपत्ति है राजेश जी। अरे नहीं, बंधुआ मजदूर वो यूज करने से आपत्ति है। पूरी मेरी लड़ाई मतलब बंधुआ तो हम सब नहीं हो सकते। अब हम इस 21वीं सदी में तो कोई भी बंधुआ नहीं है। आपके दल में कोई बंधुआ मजदूर होगा जो ऊपर से तनातन का आदेश देता हो कि हम तुमको इतने देंगे, तुमको इतना देंगे और आप मान जाइएगा। आप बंधुआ किसी के मजदूर हो सकते हैं, कोई वोटर नहीं। अरे हमको पता है कि बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो अपने चेयर पे बैठते थे, बाकी आईएएस आईपीएस को, अरे सुनिए, आईएएस आईपीएस को भी उस जमीन पे बैठाते थे। आपको शायद पता होगा, जब याद होगा कि जब उनके सत्ता थे तो साबुद्दीन जैसे गुंडे पोस कर जाके गुप्ता जी के बेटे को नहलाया गया था तेजाब से। क्या ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? क्या बर्दाश्त नहीं होगा? अभी देखिए ना, केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल मिलता है और योगी जी महाराजा चेयर पे बैठते हैं। उस माले के अरे आप सामने बैठ पाते हैं उसके साथ? अरे अभी माझी जी अमित शाह जी के सामने बैठ पाते हैं? शहाबुद्दीन साहब जो बोलते थे और वहां जो है गुप्ता परिवार के नहला दिए थे, क्या गलत था? क्या ये बात सही नहीं थी? क्या चंपा विश्वास के साथ बलात्कार नहीं हुआ था? क्या उनकी नौकरानी के साथ नहीं हुआ था? उनकी भतीजे के साथ नहीं हुआ? दलील मत दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप दलितों के रहनुमा नहीं है, आप अल्पसंख्यकों के रहनुमा नहीं है, आप सिर्फ उनको वोट बैंक समझते हैं। नीतीश कुमार ने इस 2005 के बाद बिहार को एक स्वर्णिम देख लीजिए, बिहार का विकास को आज देखिए ना, क्यों नहीं जीत पाते हैं आप? आपको तो नीतीश कुमार, जवाब दीजिए ना, मुस्लिमों को कितने टिकट दिए भाजपा? देख, अरे पहले सुन लीजिए, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं भाजपा कितना सीट दी है मुस्लिम को? अरे भाजपा, पहले सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात को तो सुन लीजिए। आप जो बोल रहे हैं जवाब दीजिए ना। की बात कह रहे हैं, अरे टिकट की बात, आपको सारी चीज बता रहे हैं पहले, इसलिए मैंने बोला कि जब यूपी का चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह का एक परिवार, एक कुनबा हुआ करता था कि मुस्लिमों को वोट को लगता था कि भाजपा का डर दिखा के हम लोग भाजपा का वोट ले लेंगे। ये बात सही था, लेकिन 2 बार जब वहां की चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, तो मुस्लिम अरे सुन लीजिए पहले, वहां ये बात सही है, राजेश त्रिवेदी जी भी बताएंगे इस विषय को लेके। वहां के मतदाताओं जो मुस्लिम समाज से थे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योगी जी को मुख्यमंत्री बना। मत करिए पिंटू जी, देख रहे होंगे पिंटू जी, यूपी की जब चुनाव होगा तो देखेंगे
हम बिहार तक नहीं, रहे, वही मैं मजा आ रहा वही है। चीज भारतीय और जनता आप पार्टी भी की बात कर रहे बहुत हो। धीर गंभीर प्रवक्ता है, और डॉक्टर साहब भी बहुत धीर और- गंभीर चीजों पर उनकी पकड़ और है। बात कर रहे थे मुझे कि लगता है चुनाव कि की बात शायद है, आप देखे होंगे। स्वस्थ बहस होगी और स्वस्थ चीजें आएंगी सामने, और डिबेट बहुत। देखिए, मेरा एक ही चीज मानना है कि जी आप इस चीज को ध्यान में रखना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। मुझे इस पे बिल्कुल। आपत्ति हुआ कि वीआईपी जो बोल रहे हैं कि जिस समाज से, मैं उसकी कटाक्ष और टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आप ही की बातों को मैं बता रहा हूं, क्या उनकी उतनी भागीदारी नहीं है? दलितों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए आपके यहाँ? आपने क्यों नहीं हालांकि मुख्यमंत्री का घोषणा किया? जी, मेरा सवाल इस पे है। हाँ बिल्कुल सही कि पिंटू जी, हालांकि कल ये मैं इंडिकेट किया जवाब है दूं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिकेट नहीं, सरकार आप हमारी मुझे बनेगी, घोषणा तो करके बताइए। हाँ क्लियर इनके कट नहीं है। मैनिफेस्टो में ये चीज लिख के बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक डॉक्टर है, साहब मैं जवाब दूं प्लीज। एक छोटा सा। जी अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब पहली बार मनोहर कांशीराम जी ने नारा दिया था, उससे जी समय से आज तक बीजेपी का और पूरा एनडीए का आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा निकाल लीजिए। अभी 101 में बीजेपी 50% दिया है सवर्णों को। जी एक बार पूछे पिंटू भाई, एक बार पूछे आप कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होना चाहिए, तो बीजेपी ने मात्र 10% लोगों को 50% टिकट क्यों दे दिया? और आप जो है 6 गो सीट जो आपको मिला है या 5 गो, तो कहां गई? एक समधन को मिला है, एक बेटा को मिला है, एक दामाद को मिला है, एक जीजा को मिला है, एक भांजा को मिला है, एक पत्नी को मिला है। कहां गई जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? तो आप पिंटू जी, क्या वही क्या बोल रहे हमने हैं कि जब परिवारवाद आपके का पास बोलबाला है यही क्या? हो, ये जो आप बात बोल रहे हैं, यही आप चीज हो मैं आपसे सकते हैं, पूछा, अपने सुनिएगा, सवाल का जवाब दीजिए आप ना। हो सकते, आपने नहीं लास्ट नहीं, मैं मैं आप ही कंप्लीट को कर रहा बात हूँ, का काउंटर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, कीजिए। लास्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, सुनिए ना। आप हो सकता है कि आप किसी के अभी बधुआ मजदूर हो गए, हालांकि मैं नहीं मानता हूं, मांझी जी का बहुत सम्मान है, आपकी जनता पूछ रही है, पूरा दलित वंचित शोषित समाज देख रहा है कि क्या मतलब है कि अब आपने स्कीमा चेंज कर लिए, किसी के बधुआ मजदूर बन जाएगा। जब आप किसी के बधुआ मजदूर बन जाइएगा, तो उस दलित शोषित वंचित लोगों के जो भी सरोकार है उसको कैसे पूरा कर पाइएगा? जो संविधान को कभी नहीं मानता है, आरक्षण को खाना चाहता है, जो सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय को मानता कि टिकट में आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किसको किसको किए हैं स्टेटों में, उसका आंकड़ा दीजिए। जी 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 पिंटू जी, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं जवाब बड़ा स्पष्ट रूप से डॉक्टर राकेश रंजन जी को दे रहा हूं। मेरा ही सवाल मेरा ही जवाब बना दे रहे हैं लोग। मैंने इनसे स्पष्ट रूप से बोला कि जब नहीं, आरक्षण की उन्होंने बात आप पर आई, एक आरक्षण काउंटर खत्म दिया हो- है, क्या हम नहीं, में मैं परिवारवाद हावी हो गया है? जी नहीं, पहले देखिए, एक एक चीज परिवारवाद की किसको? बताते हैं। इनसे बड़ा परिवारवाद क्या हो सकता है? जी जो तेजस्वी यादव हैं, हाँ मीशा भारती हैं, और जो हाँ शायद सिंगापुर की बहन है, दीदी है, वो शायद हाँ दीदी आती है फ्लाइट से और टिकट से लेके आती है चुनाव लड़ने वाले। ये परिवारवाद नहीं है क्या? और मेरे यहाँ परिवार की बात की मैं बड़ा एक एक चीज स्पष्ट रूप से बताता हूँ। दीपा मांझी इमामगंज से चुनाव लड़ रही है। उनकी जी राजनीतिक हिस्ट्री जानते हैं क्या? पहले जिला परिषद थी वो, आप समझ लीजिए, वो पार्टी नहीं समझन है थी। ना? पार्टी ने पहले सुन लीजिए, पार्टी में नहीं थी वो, जी जिला परिषद भी रह चुकी है। और जहां तक बता रहे हैं कि 12 चट्टी से समधन है, समधन तो हो गई, रिश्ता तो हो ही गया, लेकिन 12 चट्टी से क्या विधायक जो थी पहले, इससे हाँ पहले विधायक नहीं थी, और दूसरे पार्टियों से क्या वो उनका राजनीति। और जहां तक बता रहे हैं थी, क्या बोल रहे हैं, सिकंदरा की बात करें, तो सिकंदरा से जो प्रफुल्ल मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में पता कर लिए, उनके पैरों में चप्पल नहीं, तो एक साधारण सा कार्यकर्ता है। तो कौन सा परिवारवाद की बात करते हैं? मेरे एक एक व्यक्ति में कहीं परिवारवाद की झलक नहीं दिखी। परिवारवाद की अगर झलक देखनी है तो आपके यहां एकदम स्पष्ट रूप से लालू यादव जब जेल गए, तो एक अभी जी सवाल किए थे त्रिवेदी जी कि हाँ भाई रिमोट कंट्रोल क्या होता है, तो पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत एक बार आश्चर्यचकित हो गया था कि जब लालू प्रसाद यादव जी को जेल जाना पड़ा, तो रातारात एक ऐसी महिला को जो हमारी मां समान है, जो घर की गृहिणी है, उनको अचानक उठा के क्या बिहार की मुख्यमंत्री बना दिया? क्या भारत की महिलाएं और नहीं थी बिहार में? राज्य के पार्टी में और कोई महिलाएं नहीं थी? तो रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला व्यक्ति, क्या आपको पता है ना कि जेल से चाय लालू यादव वाला चलाते थे? प्रधानमंत्री क्या ये बन सही नहीं था? सकता है, लेकिन अरे एक पहले कुशल सुन लीजिए, गृहिणी नहीं बन सकती ऐसी है। क्या ये पेट में आप मैं ही नहीं, आपको, पूरे भारत अरे आप लोग तो आश्चर्यचकित था इस सामाजिक विषय न्याय को वाले लेकर। लोग हैं महाराज,
मंत्रियों जैसा पेट में दर्द क्रांति मांगे क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय का नारा देने वाले व्यक्ति घर में ही मुख्यमंत्री बना देते हैं अपनी पत्नी को, अपनी गृहिणी को। इससे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन गृहिणी नहीं बन सकती है मुख्यमंत्री। सोनिया गांधी को पता नहीं क्या हुआ, कहे कि हम तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मनमोहन सिंह को जिंदगी भर नहीं बनने दिए। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा वो बताइएगा। हुआ, लेकिन हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, राजद समाजवाद की बात करता है। बात नहीं है, फिर भी आपका मेरा पूरा सम्मान है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पिंटू जी सुनिए ना, मैं डिबेट को थोड़ा सा कंक्लूड भी करूंगा, है ना। मैं डॉक्टर साहब से भी जाना, डॉक्टर साहब इस चुनाव में महागठबंधन की ओर से वैसे तो तेजस्वी जी सीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन पूरा डोमिनेशन जो है वो आरजेडी का दिख रहा है चुनाव में। अगर एनालाइज किया जाए तो आरजेडी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। अगर प्राइमा फेसी अगर हम देखें धरातल पे तो यही दिख रहा है। आम आदमी को भी दिख रहा है, देश की आवाम को भी दिख रहा है, बिहार की आवाम को भी यही दिख रहा है। आप क्या इस बात से सहमत हैं क्या डॉक्टर साहब? प्लीज प्लीज कैरी ऑन। देखिए, निश्चित रूप से बिहार में जनता ये सोच रही थी कि बिहार में दो डोमिनेंट पार्टी है, एक आरजेडी और उधर एक जेडीयू। लेकिन जेडीयू को तो धीरे धीरे खा गए वो लोग। तो अब बीजेपी जो है अपने और सारे एलाइज को, हालांकि ये वर्ड मैं यूज नहीं करता हूं, लेकिन अब पिंटू जी ने किया तो किया, अपने और सारे एलाइज को बंधुआ मजदूर बना ली। ऊपर से आदेश दी कि तुमको इतना देंगे, तुमको इतना देंगे, तुमको इतना देंगे, और चुप रहना, एक शब्द नहीं कहना। तो अब जो है निश्चित रूप से जेडीयू को जब बीजेपी निगलते जा रही है, अब देखिएगा एक समय था 141 पे लड़ता था जेडीयू, और धीरे धीरे करते करते 101 और 1 बराबर हो गई। तो आज भी ये है कि बीजेपी वैसे आज तक जो अपना एक चेहरा भी नहीं ढूंढ पाई, मुझे नहीं लगता है। तो हर पार्टी ने जो एक दोनों में, जैसे महागठबंधन में निश्चित रूप से आरजेडी बड़ी पार्टी है, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी उस महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन वहां पे आप कैसे कह सकते हैं, कोई सीएम फेस है ही नहीं, तो नेतृत्व कौन कर रहा है और बड़ा कौन है, कुछ नहीं पता चल रहा है। इसलिए क्योंकि जेडीयू को, नीतीश जी को ये लोग लगभग खत्म करके और ये जनता तक नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं लोग। तो हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है, और जनता ने पूरा मन बना लिया है चीजों को। 20 साल से निकम्मी जो सरकार है इसको खत्म करके, और ये जुमलेबाज झूठ जो बोलते हैं और वादा खिलाफी जो किए हुए हैं आज तक, तो हमारी लड़ाई इस बार सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की लड़ाई है। पलायन से की मार से जो लोग मिल रहे हैं, पलायन, नौकरी, बेरोजगारी की जो बात है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की जो बदहाली है उसको कैसे सुधारना है, तो भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है। 71,000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार करके ये लोग बैठे हुए हैं। ये ऐसे तरफ जो जनता है वो हम लोग की तरफ, महागठबंधन की तरफ देख रही है। हमारी यही लड़ाई है, कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं है, हमारे लिए सब जो है बराबर है। और अभी महागठबंधन के सामने कोई नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता अपना आशीर्वाद देगी। ठीक बात है। पिंटू जी आप भी फाइनल कमेंट कर दीजिए। एक चीज जो विपक्ष कह रहा है लगातार कि योगी जी को उतार दिया गया है मैदान पर और बिहार का चुनाव हिंदू मुस्लिम की ओर जा रहा है, क्या यही नैरेटिव आगे भी चलेगा क्या? देखिए, आपने देखा होगा कि बिहार के जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं नीतीश कुमार जी, यहाँ पे दंगे नहीं होते, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ रहते हैं। ये कहीं नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करके हम लोग चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार ने जब मुस्लिमों के लिए भी काम किया, आप घेराबंदी चाहे कर लीजिए, कब्रिस्तानों की कर लीजिए, मुस्लिमों के एजुकेशन की बात कर लीजिए, वो सारा काम किए, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी चीजें इन्होंने कहा भ्रष्टाचार, तो मुझे एक चीज इनको बताना चाहिए कि आदरणीय, बड़ा आदरणीय से कहते हैं कि बड़ा रिस्पेक्टिव आदमी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? एक चीज डॉक्टर साहब बड़ा स्पष्ट रूप से बता दें कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इनको लड़ने से क्यों मना किया? क्योंकि इन्होंने घोटाला किया है, इनको सजा हुआ है। ये मैं नहीं जानता हूं, ये भारत का एक एक व्यक्ति जानता है। तो भ्रष्टाचार इनके मुंह से शोभा नहीं देता। दूसरी चीज है लैंड फॉर जॉब में, अभी आपने देखा होगा कि डेली सुनवाई के लिए उन्होंने कहा, तो इनका पूरा कुनबा भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये बातें नहीं कही नीतीश कुमार अपने परिवार के लिए नहीं किया, अपने बेटे के लिए नहीं किया, उनका एक एक बिहारी परिवार है, एक एक परिवार उनके लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई आता है सत्ता में तो कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो धनार्जन करता है, और धनार्जन करने में सबसे आगे कौन है बिहार का?
तो आदरणीय लालू प्रसाद का पूरा गब्बर, लेकिन कभी गब्बर नीतीश का कुमार के गिरोह बारे में लूट रहा है और गब्बर पे दाग है। नीतीश कुमार के बारे में कोई नीतीश कुमार नहीं, आप भी एक्सेप्ट करते होंगे, दिल से घर जाइएगा तो हो सकता है डिबेट में नहीं कीजिएगा, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार पे कोई भ्रष्टाचार आप तो बोल रहे हैं, आप ये बताइए गब्बर नीतीश कुमार पे गब्बर का पूरा गिरोह लूट रहा है और गब्बर का है कि हम पे दाग है। अब फिर से नीतीश और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, और चूंकि आपके चैनल पे लगभग हमेशा बैठता हूं, मैं आपको इसी चैनल पे मिलूंगा, फिर से मिलूंगा, और सरकार में और सत्ता में जी आपको और क्योंकि माननीय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री जी ने बहुत को काम मैं किया। 6 और 11 और 14 एडवांस में बता दे रहा हूं, आप दोनों मेहमानों का शामिल करेंगे, मनीष पांडे जी भी शामिल होंगे। एक सेकेंड का हमको समय दे, एक सेकेंड बस। जी 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 डॉक्टर एक बात और खाली याद दिला देना, हाँ एक बात याद दिला देना चाहिए, एक और बात जो माझी जी ही कहे थे, और वो बोले थे कि चारा खाए मिश्रा जी और जेल जाए पिछड़ा। तो अब इतना ही कह के इस बात को खत्म करते हैं और माझी जी से जाके पूछ लीजिएगा इस बात। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि 6, 11 और 14 आप सब लोग रहेंगे। बिहार में अब दावे प्रतिदावे चल रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, पर क्या यह पूरी हो पाएंगी, यह एक बिहारी की जुबां पर है। नीतीश सरकार ने कुछ ऐलान पूरे कर दिए हैं, ऐसे में उनके ऐलान क्या गुल खिलाएंगे, इसका इंतजार सभी को है। धन्यवाद।